हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में गाइस हमने बिल्कुल बेसिक से देखा था कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये बताया था मैंने। उसके बाद हमने टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट किया था अपना मैटर, कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग which has mass and occupied space, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे। फॉर एग्जांपल मार्कर, मोबाइल फोन, कैमरा, स्टैंड, ब्लैक बोर्ड, फैन, है ना, एनीथिंग। लेकिन जैसे एयर के बारे में बात की थी, तो एयर भी आपका क्या है? मैटर है, क्योंकि एयर के पास कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था कि उसके पास मास भी है और उसके पास वॉल्यूम भी। लेकिन फीलिंग्स जैसे सैड, हैप्पीनेस, लव, हेट, ये सारे मैटर नहीं है। ठीक है, क्रीम जो है आपका, जो आप क्रीम लगाते हो, फेस वॉश, पानी, है ना, टैल्कम पाउडर, ये सारे क्या है? आपके मैटर हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी, ठीक है, फिर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्लासिफाई मैटर को हम कर सकते हैं दो तरीके से, फिजिकली क्लासिफाई कर सकते हैं, केमिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, जिनके बारे में हम आगे आज पढ़ेंगे। और जो आपका फिर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में चीज पढ़ी थी हमने कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। पहला पॉइंट पढ़ा था हमने, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, है ना, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। कोई भी मैटर होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल से बना होगा, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट। फिर दूसरी पॉइंट पढ़ी थी, दे आर इन कंटीन्यूअस मोशन। वो क्या होते हैं? कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। वो सब क्या होते हैं? कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं। ठीक है, वो मोशन नेग्लिजिबल भी हो सकता है, नेग्लिजिबल भी हो सकता है, नेग्लिजिबल भी हो सकता है ना, टू वे है, बहुत हाई हो सकता है, मोशन बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल तो लगातार घूमते रहते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल इस तरीके, जैसे बोर्ड का अगर कोई पार्टिकल देखोगे तो उसका मोशन नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल टू वेरी है उनका जो मोशन हो सकता है। दूसरा क्या आता कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच, है ना, पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपस में क्या होता है? स्पेस भी होता है। क्या होता है? स्पेस भी होता है और फोर्स भी होता है। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो क्या होता है आपका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, समझे? ठीक है, उसके अलावा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। क्या होता है? स्पेस भी होता है। पार्टिकल के बीच में क्या होता है? आपका स्पेस होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, अच्छा, अगर ये पता करना हो कि पार्टिकल के, है ना, ये हमेशा मोशन में होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के हमेशा मोशन में होते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक, है ना, रूम में कोने के साइड में एक अगरबत्ती, अगरबत्ती आप जानते हैं? अगरबत्ती, अगरबत्ती जैसे भगवान की पूजा करते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं। क्या करते हैं? अगरबत्ती जला लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? अगरबत्ती जला लेते हैं। ठीक है, अब अगरबत्ती जला लेंगे, अगरबत्ती जला के ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, और रूम बंद कर दीजिए। अगरबत्ती जला के छोड़ दीजिए और रूम बंद कर दीजिए। आप थोड़ी देर बाद आएंगे, है ना, अगरबत्ती जला के छोड़ दीजिए और रूम बंद कर दीजिए, है ना। एक्सपेरिमेंट है, क्या है आपका कि अगर आप अगरबत्ती जला के इसको छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद आके देखेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे अगरबत्ती के, फ्रेग्रेंस के जो पार्टिकल होंगे, फ्रेग्रेंस के जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरे रूम में ऐसे फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूरे रूम में ऐसे फैल जाएंगे। तो आप जैसे ही एंट्री करेंगे, आप जैसे ही एंट्री करेंगे, आपको अगरबत्ती का जो भी फ्रेग्रेंस होगा, जो भी फ्लेवर होगा, वो स्मेल में आएगा। क्या आएगा? जैसे ही आप एंट्री करोगे यहाँ पे, वैसे ही आपको स्मेल में आएगा कि अगरबत्ती का जो भी फ्लेवर होगा
जो भी फ्रेग्रेंस होगा वो आपको स्मेल करने में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ठीक है, तो ये देखिए सिंपल सी बात है कि बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि आपको सबको मालूम है, एक्सपेरिमेंट आप करोगे नहीं, मुझे मालूम है। आपको पता है कि अगर आप रूम के किसी कोने में अगरबत्ती जला लो और 2 घंटे बाद आओगे तो आपको सुनने में आएगा ना कि अगरबत्ती किस तरह की स्मेल की है। तो इसके जो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या होंगे, नाक में आएंगे, पूरे रूम में फैल जाएंगे। इट मींस दे आर इन कंटीन्यूअस मोशन, दीज पार्टिकल्स आर इन कंटीन्यूअस मोशन, these particles are in continuous motion। ये क्या है आपके कंटिन्यूअस मोशन में। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आगे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, कि एक एनर्जी होती है। ठीक है, ठीक है, नहीं पढ़े तो आप पढ़ लेंगे। एक आपका जैसे मान लीजिए है ना, एनर्जी का नाम सुना होगा आपने, काइनेटिक एनर्जी। किसका नाम सुना होगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना होगा। शॉर्टकट में से के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? के, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अभी हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं, काइनेटिक एनर्जी होती है कि जैसे मान लो, एक बात बताओ, जैसे मान लो आप दौड़ के आए, है ना, दौड़ के आए और अपने दोस्त में लड़ गए, है ना। मान लो कि आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये आप खड़े हैं, सपोज ये आप खड़े हैं, ठीक है, आपका दोस्त दौड़ता हुआ है ना, और आप में भिड़ गए, तो कब ज्यादा चोट लगेगी? जब वो तेजी से आएगा तब चोट लगेगी, जब वो धीरे से आएगा तब चोट लगेगी। बहुत ऑब्वियस बात है, वो तेजी से आएगा तब चोट लगेगी। मान लो मैंने आपको बॉल फेंक के मारी, एक मैंने एकदम बिल्कुल धीरे से मारी, है ना, तब आपको ज्यादा चोट लगेगी। जब मैंने खूब तेज से मारी तब, जब मैं आपको खूब तेज से मारूंगा तब चोट लगेगी। इट मींस, है ना, हम कितने स्पीड से दौड़ रहे हैं, यानी कि हमारे मोशन की वजह से बॉडी में कुछ एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन। किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी है, मैं दौड़ने लग जाऊंगा, उस दौड़ने की वजह से मेरे बॉडी में जो एनर्जी होगी वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी बॉडी में मोशन की वजह से, किसी बॉडी में मोशन की वजह से, ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम क्या कहेंगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट पे मोशन कर ही नहीं रहा है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे मोशन कर ही नहीं रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बाकी डिटेल में तो आप फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी को आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में, वो मोशन कर ही नहीं रहा, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और मोशन कर ही नहीं रहा, ध्यान दें, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और मोशन कर ही नहीं रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई बॉडी आपका रेस्ट में है और मोशन कर ही नहीं रहा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई बॉडी अगर स्पीड में मूव कर रहा है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है ना, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, मोशन की वजह से। तो एनर्जी इन द बॉडी, एनर्जी इन द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी इन द बॉडी, एनर्जी इन द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी इन द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। इसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, अभी आप अपने लेवल पे समझे, बाद में आपको वेलोसिटी वगैरह जब पढ़ाएंगे फिजिक्स में तब आपको डिटेल में इसमें काइनेटिक एनर्जी समझ में आएगा कि मोशन की वजह से जो एनर्जी है, ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो क्या होती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी, है ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होगी, आपको पता चल गया। अभी हमने पढ़ा कि हमेशा मोशन में होंगे, और अगर मोशन में होंगे तो मोशन की वजह से, ड्यू टू मोशन, है ना, पार्टिकल्स के पास क्या होगा? ड्यू टू मोशन पार्टिकल्स विल हैव काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स विल हैव काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स के पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। मोशन की वजह से पार्टिकल्स के पास क्या होगा? यानी कि मैटर के पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और मूव करने की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, है ना। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, राइट। तो
तो मूव करने की वजह से जो एनर्जी उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो आपके मैटर है उनके पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर की। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, याद रखो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ती है ना। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा। और स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा, स्पीड की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, तो किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी वो है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पार्टिकल्स मोशन में, है ना। मैटर के पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, इट मींस उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे उन पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे उन पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेंपरेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, यानी कि टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेंपरेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेंपरेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। यानी कि किसी गैस में, है ना, किसी गैस में आज नॉर्मली रूम टेंपरेचर पे तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम है, अगर आपने उसको गरमाना शुरू कर दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है जिन्हें हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते, वो लगातार मूवमेंट में होते हैं, मूवमेंट की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, टेंपरेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। पार्टिकल के मैटर एक दूसरे को, है ना, मैटर के पार्टिकल्स आपको एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, और उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस भी होता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। राइट, हमने मैटर को ऑलरेडी फिजिकली क्लासिफाई कर लिया था सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज में, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज में। राइट, ये था इनका फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करें तो टोटल 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में एंड गैसेज में। ठीक है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में एंड गैसेज में। राइट, लिक्विड्स एंड गैसेज को कंबाइनली फ्लूइड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लूइड्स। लिक्विड एंड गैस को मिला करके हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। फ्लूइड्स मतलब उनमें जिनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो, जैसे पानी भी बहता है, हवा भी बहती है। आप अभी सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि पानी बहता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है, एयर भी फ्लो कर सकता है, तो इनको हम कहते हैं फ्लूइड्स। यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेज आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लूइड्स, यानी कि सॉलिड एंड फ्लूइड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स, है ना, सॉरी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, एंड गैसेज एंड लिक्विड्स को मिलाकर क्या कह सकते हैं, फ्लूइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फ्लूइड। राइट, गैसेज एंड लिक्विड को हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड भी कह सकते हैं, है ना। फ्लूइड क्या होता है आपका, जो फ्लो कर सके। फ्लूइड क्या होता है आपका, जो फ्लो कर सके, यानी कि गैसेज और लिक्विड्स को मिलाकर कहते हैं गैसेज एंड लिक्विड्स। राइट, गैसेज एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। गैसेज एंड लिक्विड्स बोथ आर कंबाइनली कॉल्ड एज फ्लूइड्स बिकॉज़ दे कैन फ्लो। यानी कि वाटर क्या है, फ्लूइड है, डेफिनेटली है। एयर क्या है, फ्लूइड है ना। ऑक्सीजन गैस आपका क्या है, फ्लूइड है। ये सारे क्या है आपके, फ्लूइड है। राइट, तो अगर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज को देखो, है ना, इनके पार्टिकल्स को बनाने की कोशिश करो तो एक सैंपल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, एक सैंपल लेते हैं, यहां पर भी एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो सॉलिड सैंपल कैसा होगा, सॉलिड सैंपल में पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होंगे, पार्टिकल्स आर बिल्कुल क्लोज, है ना, पार्टिकल्स एक दूसरे से सटे सटे होंगे, वो हमें दिखता भी है कि सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर आप देखो सॉलिड को, किसी जैसे मार्कर पर देखो, बोर्ड पर देखो, तो इनके पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। कैसे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए। तो अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो इनके पार्टिकल्स आपको ऐसे नजर आएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए नजर आएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए नजर आएंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने बना रखा है। ये क्या होंगे, बिल्कुल इस तरीके से कंबाइन है। सॉलिड्स के पार्टिकल क्या होंगे,
एक दूसरे से बिल्कुल इस तरीके से कंबाइंड होंगे, जैसे मैंने यहां बना रखा है, बिल्कुल कंबाइंड होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड क्या है आपके, बिल्कुल इस तरीके से चिपके होंगे, इस तरीके से कंबाइंड होंगे, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है ना, इस तरीके से चिपके होंगे, कंबाइंड होंगे। वहीं पे लिक्विड्स क्या है आपके, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल चिपके होंगे, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड बिल्कुल हार्ड होता है, आपने देखा है सॉलिड क्या होता है, बिल्कुल हार्ड होता है, और लिक्विड के पार्टिकल थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल को हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। और गैसेस के पार्टिकल आप देख रहे हैं, गैसेस तो इतने खाली होते हैं कि गैसेस में हम ऐसे घूम पा रहे हैं, इनके पार्टिकल हद से ज्यादा दूर दूर होते हैं, हद से ज्यादा दूर दूर होते हैं, ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो हम देख क्या पा रहे हैं, सॉलिड क्या होता है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है ना, क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, वो क्लोजली पैक्ड होता है आपका सॉलिड जो होता है आपका क्लोजली पैक्ड होता है ना। ये आपका थोड़ा सा रेयरली होता है ना, लिटिल बिट रेयरली डेंस, बिट रेयरली डेंस, ये थोड़ा सा क्या होता है, कम डेंस होता है। और वहीं पे गैसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम है ना, वेरी लेसर डेंस, वेरी लेसर है ना, डेंसिटी इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम डेंस होता है ना, क्लोजली इसकी पैकिंग बहुत ही लूज होती ही नहीं, ठीक है। अब देखो सॉलिड्स के बारे में खास बात क्या है, सॉलिड्स का देखो, किसी भी सॉलिड को जैसे बोर्ड को देखो, बोर्ड का अपना कुछ फिक्स नाम है ना, शेप भी है और इसका कुछ फिक्स वॉल्यूम भी है। तो जो सॉलिड होता है जैसे मार्कर है, इसका शेप भी फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। तो सॉलिड्स का क्या होता है, शेप क्या होता है, वो फिक्स होता है, शेप क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो सॉलिड्स आर दोज व्हिच हैव है ना फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो आपका सॉलिड का क्या होता है, शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, राइट, शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो सॉलिड्स का शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है। लिक्विड को देखो, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा, कैसे, 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर पानी लो है ना, उसको एक बाल्टी में डाल दोगे तब भी तो 1 लीटर ही रहेगा, उसको किसी दूसरे बर्तन में डाल दोगे तब भी 1 लीटर रहेगा। तो वॉल्यूम तो लिक्विड का फिक्स होता है, वॉल्यूम तो लिक्विड का क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है। जैसे सॉलिड है, ये क्या आपका सॉलिड है, बोर्ड आपका सॉलिड है, मार्कर आपका सॉलिड है, इनका शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। तो शेप फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है ना, ये आपके सॉलिड होते हैं। लेकिन लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, 1 लीटर पानी 1 लीटर रहेगा, लेकिन शेप बदलता रहेगा। शेप कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा। शेप कैसा रहेगा, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कैसे, अगर लिक्विड को बोतल में डाल दो तो बोतल का शेप ले लेगा, गिलास में डाल दो तो गिलास का शेप ले लेगा, यानी कि है ना, ये कंटेनर का शेप ले लेता है। किसका शेप ले लेता है, कंटेनर का शेप, कंटेनर शेप कर लेता है, कंटेनर का शेप बना लेता है ना। और गैसेस के लिए तो कुछ फिक्स नहीं होता है, गैसेस के लिए वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और शेप भी फिक्स नहीं होता है। शेप किसके बराबर जैसा होता है इसका, गैसेस का भी शेप कैसा होता है, वेरिएबल होता है, नॉट फिक्स्ड होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। वही वेरिएबल मतलब नॉट फिक्स्ड, यहां पे लिखते हैं नॉट फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड। और वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम भी क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो लिक्विड्स के केस में, सॉरी सॉलिड्स के केस में आपका फिक्स शेप होता है। सॉलिड्स का क्या होता है, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स का क्या होता है, फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं होता है, कंटेनर के शेप की तरह होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। वहीं पे गैसेज आपके कैसे होते हैं, गैसेज का आपका ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा, दोनों कंटेनर के जैसे होते हैं। शेप भी कंटेनर जैसा हो जाता है और वॉल्यूम भी कंटेनर के इक्वल हो जाता है। तो बेसिक डिफरेंस है, सॉलिड्स आर दोस व्हिच हैव वेरी क्लोज पैकिंग, व्हिच हैव वेरी क्लोज पैकिंग, ठीक है, व्हिच हैव वेरी क्लोज पैकिंग, है ना। इसका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड्स के केस में वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, कंटेनर की वॉल्यूम जैसा हो जाता है। शेप फिक्स नहीं होता है ना, कंटेनर का शेप ले लेता है, क्या लेता है, कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। वहीं पे गैसेस के केस में ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, राइट। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑर्डर की बात करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, अगर मैं आपसे पूछूं डेंसिटी की, कि डेंसिटी का क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड है कौन, सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, फिर लिक्विड्स की, फिर गैसेस की।
सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम, फिर लिक्विड्स की, फिर गैसेस की। सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि उसकी डेंस है ना, क्या डेंस है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। सॉलिड्स क्या है आपके, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। सॉलिड की डेंसिटी आपकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और गैसेस की डेंसिटी आपकी क्या होगी? मिनिमम होगी। सॉलिड्स है मैक्सिमम डेंसिटी एंड गैसेस है मिनिमम डेंसिटी, राइट। नेक्स्ट देखें, है डेंसिटी हो गया आपका, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। अब देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स को शॉर्टकट में आईएमएफ लिख रहे हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होगा? जाहिर सी बात है, जो बिल्कुल एक दूसरे को क्लोजली पैक किए हुए हैं, जो एक दूसरे को बिल्कुल क्लोजली अट्रैक्ट किए हुए हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे हैं, देखो एकदम एक दूसरे से चिपके हुए, एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा के रखे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और वही गैसेस के पार्टिकल कैसे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, कितने इतने दूर है, क्या है, इतने दूर है ना, इनका एक दूसरे को कोई भी फोर्स नहीं है। वही सॉलिड में क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ऑर्डर कर लेना, सॉलिड्स का सबसे ज्यादा, देन लिक्विड्स का, देन गैसेस का। ये हो जाएगा आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या हो जाएगा आपका? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी? सॉलिड्स की, देन लिक्विड्स की, फिर गैसेस की, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा किसका? सॉलिड्स की, लिक्विड की और गैसेस की। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस की। इंटरमोलिकुलर स्पेस की, इंटरमोलिकुलर स्पेस की, इंटरमोलिकुलर स्पेस। स्पेस सबसे ज्यादा किसमें है? वो तो चीख के डायग्राम में बता रहा है, डायग्राम खुद ही चीख के बता रहा है कि स्पेस सबसे ज्यादा किसमें? स्पेस गैसेस में, ठीक है। गैसेस का स्पेस सबसे ज्यादा है और सॉलिड्स का स्पेस सबसे कम है। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा फोर्स है। सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग, लिक्विड में थोड़ी ढीली और गैसेस में सबसे ढीली, राइट। तो पैकिंग के मामले में अगर आप देखेंगे तो गैसेस में सबसे लूज पैकिंग है और सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग पैकिंग है। स्पेस सबसे ज्यादा गैसेस में है और सबसे कम सॉलिड में। तो सॉलिड का स्पेस सबसे कम, फिर लिक्विड का, फिर गैस, राइट। स्पेस जो है वो आपका सॉलिड का सबसे कम है और गैसेस का ज्यादा है। सॉलिड का कम और गैसेस का ज्यादा, सॉलिड का कम और गैसेस का ज्यादा स्पेस, ठीक है। सिर्फ इतने फैक्टर्स नहीं है। अगला फैक्टर हमारा कंप्रेसिबिलिटी। अगला फैक्टर हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी थी तो उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कितना कंप्रेस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो दूर दूर होगा उसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, जो ऑलरेडी इतना पास है उसको कितना कंप्रेस करोगे। ये दोनों चीजें दूर है, दोनों पार्टिकल दूर है, इसको कंप्रेस, कंप्रेस मतलब होता है प्रेशर देके उसका वॉल्यूम कम करना। कंप्रेस का मतलब जैसे आपने हवा भरी है साइकिल में, तो वहां पर क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। सेम तो कंप्रेस है ना, कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सीधी सी बात है कि जो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उन्हीं को आप कंप्रेस कर पाओगे, जो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उन्हीं को आप कंप्रेस कर पाओगे। सीधी सी बात है, जो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उनको आप कंप्रेस कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा दूर दूर कौन है? गैसेस, आप उनको सबसे ज्यादा कंप्रेस कर पाओगे और सॉलिड्स तो ऑलरेडी बहुत पास पास है। तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो आपका सॉलिड्स का बहुत कम होता है, फिर लिक्विड का, फिर गैसेस का, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड्स में लगभग नेग्लिजिबल है ना कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसमें तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। क्या होती है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। आप सॉलिड्स को कहां कंप्रेस कर पाते हो? मान लो आप इसको कंप्रेस करो, कहां कर पाओगे, ठीक है। वहीं पे एयर को आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। एयर को आप क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो। आपको पता है CO2 जो आप स्टेज वगैरह पे देखते हो ना, जो आप स्टेज वगैरह को देखते हो जिसपे ऐसे नहीं धुआं धुआं सा उड़ रहा था, सफेद सफेद कलर का धुआं धुआं सा, जैसे कि स्टेज है इस पर से धुआं धुआं सा उड़ रहा होता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट इज बिल्कुल जैसे लगता है सर्दियों का मौसम है, थोड़ा रोमांटिक माहौल बनाने के लिए करते हैं। व्हाइट कलर की फ्यूम्स आती है ना, व्हाइट कलर की जो स्टेज पे फ्यूम्स आती है वो कैसे आती है? वो सॉलिड CO2 की होती है। किसकी होती है? सॉलिड CO2 की। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें करते हैं, CO2 तो गैस होता है ना। तो स्टेज पे जो फ्यूम्स आती है वो सॉलिड CO2 को कैसे हो सकती है ना, वो तो फ्यूम्स होती है ना, ये आपकी फ्यूम्स होती है। तो आपका अगर ये फ्यूम्स है, ठीक है, तो सॉलिड CO2 को कैसे हो सकती है? CO2 तो गैस होती है ना। तो CO2 को कंप्रेस करके बच्चों, कंप्रेस करके, बहुत ज्यादा कंप्रेस करके हम सॉलिड बनाते हैं, ये सॉलिड CO2 होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्रेस करके हम इसको क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं, है ना, सॉलिड CO2 बनाते हैं और उसको स्टेज पे यूज करते हैं। जो वैसे व्हाइट कलर का ऐसे होता है ना, ऐसे बिल्कुल सर्दियों के मौसम से निकलता है, वो आपका सॉलिड CO2 की वजह से होता है।
जब CO2 गैस को हम कंप्रेस करते हैं तब बनता है, तो कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ये। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर। आपसे काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर पूछे, अगर आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या हो, तो आप क्या बताएंगे काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर? आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? आपको पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी होती थी एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर मोशन ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है गैसेज में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, वहीं पे लिक्विड्स में थोड़ी कम होगी। सॉलिड में मूव करने का स्कोप ही नहीं, सॉलिड में बिल्कुल चिपक गए। इसीलिए मैंने आपको जब पढ़ाया था कि दे आर कंटीन्यूअसली इन मोशन, तो मैंने कहा था कि ये वही करेगा, है ना। बहुत ज्यादा होता है गैसेज में मोशन, बहुत ज्यादा होता है गैसेज में मोशन, बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, गैसेज में मोशन बहुत ज्यादा होता है ना, और सॉलिड्स में ना के बराबर है ही नहीं मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? मोशन की वजह से होता है। तो गैसेज का सबसे ज्यादा और सॉलिड्स का सबसे कम। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? गैसेज का सबसे ज्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, दिस इज बेसिक कंपैरिजन, दिस इज बेसिक कंपैरिजन बिटवीन, है ना, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड्स में क्या है? दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, फिक्स सेफ है, फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड्स में क्या है? थोड़ा थोड़ा दूर है, सेफ फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। गैसेज में क्या है? ना ही सेफ फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स की ज्यादा होती है, गैसेज की कम होती है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो, है ना, सॉलिड्स की ज्यादा होती है और गैसेज की कम होती है। स्पेस की बात करें तो गैसेज में स्पेस ज्यादा होता है, सॉलिड्स में कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैसेज को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड्स को कर ही नहीं सकते लगभग। और काइनेटिक एनर्जी, गैसेज में मूवमेंट ज्यादा होता है, मोशन ज्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसकी ज्यादा होती है? गैसेज की ज्यादा होती है। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। आसान सा कंपैरिजन था बिल्कुल। तो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज के बीच में था बेसिक कंपैरिजन, ठीक है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि म्यूचुअल टेंडेंसी क्या होती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होता है, स्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, ये सब पार्ट देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या कैसे हम सॉलिड्स को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेज में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, और गैसेज को लिक्विड में और लिक्विड्स को सॉलिड्स में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक हमने सिंपली देखा, है ना, पहले दो लेक्चर में कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज जो मास आपको, है ना, मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वो मैटर होता है। मैटर के एग्जांपल देख लिया हमने, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है उनकी? कि वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, वो मोशन में होते हैं, उनके स्मॉल पार्टिकल में आपके फोर्सेज होते हैं जो जिसको हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, उनमें स्पेस भी होता है जिसे हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। सॉलिड्स जिनका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड्स जिनका शेप तो नहीं फिक्स होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेज जिनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। और बाकी कंपैरिजन भी आपने अच्छे से देखा होगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि फेज चेंज कैसे कर सकते हैं, कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से हो सकता है, और फिर हम अलग अलग प्रोसेसेस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।